नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स का जो प्रश्नावली 2 है उसके कुछ बेसिक सूत्र, बेसिक परिभाषाओं के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार है या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, यहाँ पर सब्सक्राइब करके जो घंटी का आइकन आ रहा है नोटिफिकेशन बेल, उसको ऑन जरूर कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो की जो सूचना है वो आपको मिल जाए। पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो जो चैप्टर 1 है प्रश्नावली 1 उसको मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी है। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 के कुछ बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में उनके क्वेश्चनों को हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। देखिए, प्रश्नावली का जो नाम है वो है यहाँ पर बहुपद। जो आपका चैप्टर है उस प्रश्नावली का नाम है बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल है वो इसको बोला जाता है। तो पोलिनोमियल जो बहुपद होते हैं, अब यहाँ पर जो है बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और इनके एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे। साथ में दोस्तों, बहुपद के शून्यक भी होते हैं, वो क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। कुछ शून्यकों के अंदर संबंध भी होता है, वो भी हम देखेंगे। चित्र ग्राफ की सहायता से ये प्रश्नावली जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बहुपद। बहुपद होता क्या है। सबसे पहले हम बहुपद की जो परिभाषा है उसको यहाँ पर सीखने वाले हैं। आपने पहले यहाँ पर देखी होगी राशियों के बारे में, कक्षा 9 के अंदर आपने राशियां पढ़ी होंगी, चर राशि और अचर राशि आपने पढ़ी होगी। तो उसी प्रकार से ये होता है। देखिए, आप मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, आपने राशियां पढ़ी होंगी, राशियां। ये राशियां दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है चर राशि और दूसरी होती है अचर राशि। राशियां दो प्रकार की होती है, एक तो होती है चर राशि और दूसरी अचर राशि। चर राशि वो होती है जिनमें ABCD के अक्षर लगे हुए होते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एग्जाम में तो पूछता नहीं है चर राशि, लेकिन आपको समझ में आने के लिए मैं बड़ी आसानी से यहाँ पर समझा रहा हूँ। ऐसी राशियाँ, ऐसी संख्याएं जिनके साथ में छोटी ABCD के अक्षर या बड़ी ABCD के अक्षर लगे हुए हों उनको चर राशि बोलते हैं। जैसे कि कोई संख्या ले ली अपन ने 2, इसके साथ में मैंने ये लगा दिया x, तो ये चर राशि हो गई। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2y + 3, 3 को मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये भी चर राशि हो गई यहाँ पर। इसी प्रकार से 2x, y, z एक साथ लिख दिया तो ये भी क्या हो गई? चर राशि हो गई। अचर राशि में क्या होती है? केवल संख्याएं होती है। जैसे कि ये -2, 0 लिख दिया हो आपने, 5 लिख दिया हो। ये संख्याएं जितनी भी होती है जिसमें ABCD के अक्षर नहीं लगे होते हैं उनको बोलते हैं अचर राशि। मतलब ये अचर है और ये क्या है? चर है। आपको समझ में आ गया? अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, अर्थात चर और अचर राशि को यदि हम जोड़ दें, घटा दें, तो किसका निर्माण होगा? बहुपद का निर्माण होगा। बहुपद को अपन व्यंजक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब बहुपद की परिभाषा देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा। चर राशि और अचर राशि को यदि हम मिला दें, मिलाने का मतलब होता है या तो आप इनको जोड़ दो या फिर आप इनको घटा दो, तो किसका निर्माण हो जाएगा? बहुपद का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए, बहुपद की परिभाषा हो जाएगी चर प्लस अचर। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। चर और अचर राशियों को यदि जोड़ देंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? बहुपद का निर्माण हो जाएगा। बहुपद कैसे कैसे होते हैं देखिए। अब ये चर राशि के अंदर देखिए, मान लीजिए ऐसे आ गया 3y⁻², 3y², ये भी चर राशि है। तो यहाँ पर घात कितनी भी हो सकती है, यहाँ पर एक घात है। इस प्रकार से तो बहुपद में लिख रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x + 3, ये क्या हो गया? बहुपद हो गया। जैसे मैंने लिख दिया 3x² प्लस, यहाँ पर लिख दिया मैंने मान लीजिए 6, ये क्या हो गया? ये भी बहुपद हो गया। जैसे मैंने लिख दिया 4y² प्लस का 2y प्लस का 5, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर 5 है, तो ये भी क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। तो ये बहुपद के एग्जाम्पल यहाँ पर हो चुके हैं। अब आपको समझ में आ गया बहुपद किस किससे बनता है? चर राशि और अचर राशि के कॉम्बिनेशन से, इनको मिलाएंगे तो बहुपद का निर्माण हो जाएगा। अब बहुपद बहुत प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाते हुए चलूंगा। चर और अचर राशि हमने यहाँ पर पढ़ ली है, बहुपद हमने पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे हम बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं। बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कितने प्रकार के बहुपद होते हैं? 2 प्रकार के। बहुपद 2 प्रकार के हम यहाँ पर लेते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के बहुपद होते हैं। कौन कौन से बहुपद होते हैं देखिए।
बहुपद होते हैं दो प्रकार के। पहला तो होता है यहां पर, एक तो होता है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद। और दूसरा क्या होता है, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। बहुपद कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। एक तो पदों के आधार पर, जैसे कि पद कितने हैं उसके अंदर, एक पद है, दो पद है, तीन पद है, चार पद है। और एक होती है घात के आधार पर, घात कितनी है, जो चरराशि की पावर कितनी है, चरराशि की जो घात आएगी ऊपर वो कितनी है, उस आधार पे बहुपद की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। अब आपके कोर्स में यहाँ पर तीन घात तक दिया गया है, तो हम तीन घात तक यहाँ पर देख लेते हैं। तीन घात से ऊपर वाले जो बहुपद होते हैं वो बहुघात वाले हो जाते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली तीन घात तक हम देख लेते हैं। तो पदों के आधार पे बहुपद जो होते हैं वो भी हम चार प्रकार से मान लेते हैं, क्योंकि तीन तो ऐसे ही, और तीन से ज्यादा यदि घात हो जाती है तो उसको बहुपद बोलते हैं। सही है। उसके बाद में घातों के आधार पे बहुपद को भी चार प्रकार से बांट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पदों के आधार पे जो बहुपद होते हैं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, पदों के आधार पे जो बहुपद होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी चार प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ पर तीर का निशान लगा दिया, आपको समझ में आ जाएगा। पदों के आधार पे बहुपद भी चार प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पे बहुपद भी चार प्रकार के होते हैं। कैसे, यदि एक पद है, एक पद है किसी बहुपद का, तो वो एक पदीय बहुपद कहलाता है। यदि एक ही पद है तो वो एक पदीय बहुपद कहलाता है। यदि दो पद है तो दो द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। तीन पद है तो त्रिपदीय बहुपद कहलाता है, या फिर तीन पदीय बहुपद कहलाएगा। और तीन से यदि ज्यादा है पद तो वो बहुपदीय बहुपद कहलाता है। उसी प्रकार से घात, यदि एक घात है तो उसको हम एक घातीय बहुपद कहेंगे। और एक घातीय बहुपद का दूसरा नाम होता है रैखिक बहुपद। जिसकी घात एक होती है उसको रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। और दो घात है तो उसको द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। तीन घात है तो उसको त्रिघातीय बोल देते हैं। और तीन से ज्यादा घात है तो उसको बहुघातीय बहुपद बोला जाता है। आपको समझ में आ गया होगा, केवल नाम के अंदर ही उसकी जो परिभाषा है वो छिपी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, पदों के आधार पे बहुपद भी चार प्रकार के होते हैं। देखिए, एक तो हो जाएगा एक पदीय, एक पद है तो एक पदीय बहुपद। दूसरा हो जाएगा द्विपदीय बहुपद। तीसरा हो जाएगा त्रिपदीय बहुपद। और चौथा हो जाएगा यहाँ पर बहुपदीय बहुपद, बहुपदीय। और इन सब के आगे आपको लगा देना है बहुपद, बहुपद बहुपद आपको लिख देना है। उसी प्रकार से घातों के आधार पे बहुपद भी चार प्रकार के, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो यहाँ पर देखिए, एक तो जाएगा एक घातीय, एक घातीय जो बहुपद है उसको रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। मैं दोबारा से लिखवाऊंगा इनको, ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। फिर हो जाएगा यहाँ पर द्विघातीय, दो घात हैं तो हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। तीन घात है तो वो हो जाएगा त्रिघातीय। भाई घात की बात हो रही तो घाता लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर पदों की बात हो रही तो पदीय पदीय हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो त्रिघातीय बहुपद। उसके बाद में आता है बहुघातीय, बहुघातीय बहुपद। इस प्रकार से चार प्रकार के बहुपद हो गए हैं। अब आपको मैं लास्ट में जो है एक आपको इसका एक ऐसा चित्र बनाकर दूंगा ताकि आपको पूरी की पूरी चीज जो है उस चित्र से याद हो जाएगी। मैंने आपको केवल समझाने के यहाँ पर लिखा है। अब इन चारों की बात करेंगे, जो पदों के आधार पे बहुपद है, ये जो चार प्रकार के मैंने लिखे हैं, इन चार प्रकार के एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर घातों के आधार पर जो बहुपद है, इन चार प्रकार के एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। आपने लिख लिया होगा कॉपी में, साथ में लिखते भी जाइए और समझते हुए भी चले। और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है वो मिलने वाली है, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पदों के आधार पे बहुपद। पदों के आधार पर बहुपद, इनकी बात कर रहे हैं। ये हमने अभी बताया था कि चार प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर का हो जाएगा यहाँ पर एक पदीय। एक पदीय, केवल एक पद होना चाहिए। घात आप कितनी भी ले सकते हो, चर्रासी और अचर्रासी को मिला के बनाना है, और एक ही पद यहां पर होना चाहिए, एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद, इसकी डेफिनेशन हम यहां पर देखेंगे।
एग्जाम्पल देखेंगे, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, एक पद है तो वो एक पद है, बस डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल बताऊंगा मैं यहाँ पर। दूसरा है द्विपदीय बहुपद, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे वो मैं बताऊंगा। घात कितनी भी हो सकती है, पद कितने होने चाहिए, केवल 2। तीसरे नंबर का है त्रिपदीय, त्रिपदीय बहुपद, और 3 से ज्यादा पद है तो उसको बोलते हैं बहुपदीय बहुपद। लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर एक पदीय बहुपद के एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में देखिए केवल एक पद होना चाहिए, चर और अचर राशि। अचर राशि तो अपन 0 भी मान सकते हैं, तो वो जोड़े न जोड़े एक ही बात है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 3x, तो केवल और केवल इसमें एक पद है। 2 पद कब बनेंगे, जब बीच में यहाँ पर प्लस के साथ में या माइनस के साथ में कोई संख्या जुड़ी हो, या कोई और दूसरी अचर राशि चर राशि जुड़ी हुई हो। मैंने लिख दिया यहाँ पर 2x², मैंने लिख दिया यहाँ पर 3yz। तो ये क्या है, केवल और केवल एक ही पद है, प्लस के साथ में कोई अन्य संख्या यहाँ पर नहीं है। द्विपदीय बहुपद में क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x+3। अब इस बहुपद में कितने पद हैं, 2 पद है। कितने पद है, 2। इसी प्रकार से मैंने लिख दिया मान लीजिए 3x² - 2, तो इस पद में भी 2 पद है। एक पद तो ये हो गया और दूसरा ये। प्लस और माइनस से जो है पद अलग हो जाते हैं, आपको पता है। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो ये केवल और केवल एक ही पद है। सभी संख्याओं को गुणा करते हैं तो आपको पता है वो एक ही संख्या में कन्वर्ट हो जाती है। केवल प्लस की संख्या ऐसी है जो 2 पद बना रही है, जैसे 2x+3, 2 पद हो गए। इस प्रकार से बहुत सारे पद आप लिख सकते हैं, जैसे 4y³ प्लस का 5y लिख दिया। मान लीजिए कितने पद हैं यहाँ पर, ये 2 पद हैं। अब 3 पद में क्या हो जाएंगे, 3 पद यहाँ पर लिखेंगे 2x² प्लस का 2x प्लस का 3, मान लीजिए ये लिख दिया। उसके बाद में मैंने लिख दिया मान लीजिए 7y² प्लस का 7y प्लस 5। इस तरीके से कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब बहुपद में क्या हो जाएगा, 3 पद से ज्यादा पद हो। तो उदाहरण के लिए ये केवल एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए बहुपदीय में मैंने लिख दिया यहाँ पर 3x⁴, 2x⁴, उसके बाद में मैंने लिख दिया 3x+5। तो इस प्रकार से जो है ये बहुपदीय यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर आप स्क्वायर भी लगा सकते हैं, और आगे तक 3 से ज्यादा पद है, 1 2 3 4 पद हो गए। अपन एक और बढ़ा सकते हैं इसमें, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपदीय बहुपद हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गए, एक पदीय बहुपद का मतलब होता है केवल और केवल एक पद हो। जैसे कि ये एक पद है, यहाँ पर भी एक पद है, यहाँ पर भी एक है। अब 2 पद बनाने के लिए कोई जोड़ो या फिर कोई संख्या घटाओ, कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर द्विपदीय बहुपद में मैंने ये लिख दिया 1 2 3, त्रिपदीय में मैंने ये लिख दिया, और बहुपदीय में मैंने ये लिख दिया। ये तो हो गए पदों के आधार पर बहुपद। अब हम यहाँ पर घातों के आधार पर जो बहुपद है वो चारों प्रकारों के एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ। यहाँ पर पदों के आधार पर बहुपद हो चुके हैं, अब घातों के आधार पर यहाँ पर हम बहुपद पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर घातों के आधार पे। किसके आधार पे, घातों के आधार पे। जो घात है, घात को देखकर ही बताना है। तो एक घाती है, इसका मतलब है एक घात हो। चर राशि की जो घात है, अधिकतम घात, वो एक ही होनी चाहिए, तो उसको एक घातीय बहुपद बोलेंगे। पद कितने भी हो सकते हैं, घात देखनी है अपन को केवल इसमें। इसी प्रकार से द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद, एक हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद, और एक हो जाएगा बहुघातीय बहुपद। तो एक घातीय जो बहुपद है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक घातीय बहुपद को हम यहाँ पर रैखिक बहुपद ही बोलते हैं, अर्थात जिसकी चर राशि की घात एक होती है उसको रैखिक बोला जाता है। चर राशि की घात यदि एक है तो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। द्विघातीय जो बहुपद होते हैं, इनमें घात, चारों की जो घात होती है वो 2 होती है। एक घातीय बहुपद के उदाहरण में हम घात 1 लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x, इसकी घात, चर राशि की कितनी घात है, एक घात है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रही है अपन को, तो ये एक घात ही होती है। तो ये हो गया एक घातीय बहुपद। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 3x - 5। चर राशि की घात देखनी है, पद कितने भी हो सकते हैं, चर राशि की घात देखिए कितनी है, 1। तो ये भी क्या हो जाएगा,
रैखिक बहुपद हो जाएगा, अर्थात एक घातीय बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं 3y, यहाँ पर घात केवल एक ही होनी चाहिए, आप कितना भी जोड़ो कितना भी घटाओ, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, एक घातीय बहुपद हो जाएगा। द्विघातीय में घात 2 होनी चाहिए। चर राशि x है तो x की घात कितनी लगानी पड़ेगी, 2। अब ये द्विघातीय बहुपद हो गया। और लिख देते हैं जैसे y की घात 2 प्लस 3y प्लस का 5। यहाँ पर चर राशि की घात कितनी है, यहाँ पर तो एक ही है, लेकिन अपन को अधिकतम घात देखनी है। तो अधिकतम घात कितनी है इसकी, 2। जो ज्यादा पावर होती है उसको ही लिया जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद, क्योंकि यहाँ पर चर राशि की घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो द्विघातीय बहुपद हो गए। त्रिघातीय बहुपद में क्या होगा, चर राशि की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो मान लीजिए मैं ये लिख लेता हूँ 5, x की घात कितनी लिखनी पड़ेगी, 3। कोई भी आप संख्या लिख सकते हैं। तो ये त्रिघातीय बहुपद हो गया। जैसे मैंने लिख दिया 3z क्यूब माइनस का 5z स्क्वायर प्लस का 6z प्लस का 6। अब यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, जो सबसे ज्यादा बार आ रही है। अधिकतम घात का मतलब होता है सबसे ज्यादा बार। तो यहाँ पर सब में z की पावर सबसे ज्यादा है यहाँ पर 3। तो ये चर राशि की घात कितनी हो जाएगी, 3, अर्थात ये 3 घातीय बहुपद हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब बहुघातीय बहुपद में क्या है कि 3 से ज्यादा घात होनी चाहिए। जैसे कि 6x की घात मैंने 5 लिख दिया, 7x की घात 4 प्लस 6x की घात 3, इस तरीके से मान लीजिए कुछ भी संख्या लिख दी, लेकिन चर राशि की घात 3 से अधिक होनी चाहिए। 3 से ज्यादा है तो वो बहुघातीय बहुपद हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर आपको बहुपद की परिभाषा बता दी, उससे पहले चर राशि अचर राशि की परिभाषा मैंने आपको बता दी है, बहुपद की परिभाषा आपको बता दी है, बहुपद के प्रकार बता दिए हैं, और उन प्रकारों के भी 4 प्रकार अलग से बता दिए हैं, उनके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों इन बहुपदों को सॉल्यूशन जो है किस प्रकार से किया जाता है, तो हमारे कोर्स के अंदर यहाँ पर जो है रैखिक बहुपद और द्विघातीय बहुपद दिए गए हैं। त्रिघातीय बहुपद भी है, लेकिन उनके शून्यकों का योग और गुणा से संबंध जो है वो पूछा गया है। अब इनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, आपने 9वीं कक्षा के अंदर पढ़ लिया होगा। इन बहुपदों के गुणनखंड कैसे किया जाता है, उन गुणनखंडों की सहायता से आपने पूर्ण वर्ग विधि पढ़ी होगी, एक गुणनखंडन विधि पढ़ी होगी। नहीं आता है तो इस चैप्टर के अंदर मैं आपको समझा दूंगा जब सवाल हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुपद हो चुका है, उसके बाद में हम शून्यक पढ़ेंगे, अर्थात इनको हल करने पर जो उत्तर आता है, बहुपद को यदि हम हल करते हैं, बहुपद को हल करने पे जो चर राशि का मान आता है उसको हम यदि उसी सवाल के अंदर रख दे, तो उस सवाल का मान यदि 0 प्राप्त हो जाए तो वो शून्यक हो जाएगा। अर्थात शून्यक वो होते हैं जो बहुपद को शून्य बना देते हैं। बहुपद को क्या बना देते हैं, शून्य, अर्थात वो बहुपद को संतुष्ट करते हैं। तो वो जो मान होते हैं चर राशि के, उनको हम शून्यक कहते हैं। शून्यक की परिभाषा आपको समझ में आ गई। बहुत बार इनको मूल भी बोलते हैं, मूल। देखिए अब हम पढ़ेंगे यहां पर बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक। अब बहुपद के शून्यक कैसे निकाले जाते हैं, देखिए शून्यक निकालने की मैंने विधि आपको पहले बता दी है। आपने 9वीं कक्षा के अंदर पढ़ा होगा, पूर्ण वर्ग विधि और गुणनखंडन विधि आपने पढ़ी होगी। शून्यक निकालने के लिए मूल जो आप निकालते हैं, तो बहुपद के शून्यक निकालेंगे। शून्यक क्या होता है, पहले तो शून्यक की परिभाषा आपको समझ में आनी चाहिए। शून्यक वो होते हैं जो बहुपद को शून्य बना दे। मैं यहाँ पर आपको सरल लैंग्वेज में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुपद के शून्यक, शून्यक शून्यक वे मान होते हैं, शून्यक वे मान होते हैं जो बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर उसे शून्य बना देते हैं। बिल्कुल सरल भाषा के अंदर मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ परिभाषा। ये कोई एग्जाम के अंदर परिभाषा नहीं आएगी, लेकिन यदि आपको समझ में आ गया ये परिभाषा, तो ही आप जो क्वेश्चन आएंगे आगे उनको सोल्व कर सकते हैं। तो शून्यक वे मान होते हैं जो बहुपद आपको दिया गया है, उसके अंदर यदि उन मानों को रखा जाए तो वो क्या बना देंगे, 0 बना देंगे उस बहुपद को। तो वो बहुपद के क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ हल कैसे किया जाता है।
मान लीजिए आपने कोई बहुपद लिया 2x+3, वो पूछ रहा है सवाल में कि इस बहुपद का शून्य ज्ञात करो, वो शून्य ज्ञात करवा रहा है इस बहुपद का। और एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर हम ले लेते हैं यहां पर 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। ये दो क्वेश्चन लिख दिए। ये तो एक हो गया रैखिक बहुपद 2x+3, यहाँ पर घात 1 है चर राशि की, ये रैखिक बहुपद हो गया। और ये क्या कौन सा बहुपद हो गया, इसकी घात 2 है, अभी अभी हमने पढ़ा है, द्विघातीय बहुपद हो गया। अब इनको हल कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ शून्य ज्ञात करो, शून्य फाइंड करो। तो शून्य ज्ञात करवा रहा है, तो शून्य ज्ञात करवा रहा है तो कैसे हल करेंगे। जो भी बहुपद दिया गया है, शून्य ज्ञात करने का एक नियम होता है, जो भी आपको बहुपद दिया गया है उसको सबसे पहले किसके बराबर रखें, 0 के बराबर रखें। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर 2x+3 इसको सबसे पहले 0 के बराबर रखेंगे, रख दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, चर राशि और अचर राशि को अलग अलग करेंगे। यहाँ पर ये एक साथ में है, इनको अलग अलग करेंगे। एक तरफ तो चर राशि और दूसरी तरफ अचर राशि। ये किसका नियम है, एक एक घातीय जो बहुपद होते हैं उनको हल करने का नियम है। 2x+3 में से 2x को रखेंगे इधर, 3 को लेके जाएंगे इधर, जो बराबर का निशान है इसके इधर की तरफ लेके जाएंगे, तो ये प्लस का 3 है, इधर को जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 3। पक्षांतरण करने के नियम 9वीं कक्षा के अंदर आपने पढ़ ली है, फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ, यदि किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है या पहले से पता नहीं है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने का मतलब होता है जो चर राशि दी हुई है उसका मान ज्ञात करना। अब यहाँ पर जो चर राशि है वो x है, इसके आगे का जो ये 2 है इसको हमको हटाना है। अब इसको आप पक्षांतरण कैसे करेंगे, ये गुणा में है तो गुणा में पक्षांतरण करते हैं तो वो इधर को जाता है तो वो भाग में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस का 3 पहले से ही है, यहाँ पर जो 2 था इस 2 को मैं इसके नीचे ले गया तो कितना आ गया, माइनस का 3/2। अब ये x का मान आ गया, ये ही क्या होता है, शून्यक होता है। ये क्या होता है, शून्यक होता है। कैसे होता है इसकी हम जांच कर लेते हैं। देखिए इसकी यदि हम जांच करेंगे कि ये शून्यक है या नहीं, तो इस x के मान को यहाँ पर रखेंगे। भाई बहुपद अपन को दिया गया है 2x+3, अब ये यहाँ पर 0 हमने क्यों लिखा है, x का मान यदि हम इसमें रखेंगे तो ये 0 आना चाहिए। तो x का मान कितना आया है, माइनस का 3/2। तो यहाँ पर देखिए 2 ऐसे की ऐसे, x की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 3/2, जो x की सिद्ध में मैंने लिख दिया माइनस का 3/2 और यहाँ पर प्लस का 3। इसको हल करते हैं तो देखिए 2 से तो 2 कट जाएगा क्योंकि गुणा में है, माइनस का 3 प्लस का 3, 3 में से 3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। इस तरीके से शून्यक होते हैं। शून्यक वे होते हैं जो बहुपद को क्या बना देते हैं, शून्यक बना देते हैं। शून्यक इस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। ये तो हो गया एक घातीय बहुपद को हल करने का तरीका। अगर 2 घात आ जाए तो इसको हल करने का तरीका है 2 है। कितनी विधि है, 2। आपको मैं रिवाइज करा रहा हूं इसलिए 2 विधि है इसको हल करने की। एक तो होती है दोस्तों गुणनखंडन विधि, गुणनखंड विधि। वैसे विधि तो 3 होती है, एक तो होती है गुणनखंड विधि, एक होती है यहां पर पूर्ण वर्ग विधि, और एक होती है श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। हो गया 3। तो ये 3 तरीके होते हैं, इनका मैं सूत्र भी आपको बता दूंगा। वैसे आपकी जो प्रश्नावली दी हुई है उसके अंदर ये नहीं दिए गए हैं किस तरीके, ये 9वीं कक्षा के अंदर ही आपने ऑलरेडी पढ़ ली होंगी, फिर भी मैं आपको यहाँ पर लिखा दूंगा। यहाँ पर देखिए कैसे हल करेंगे, तो मैं इसको बता रहा हूँ यहाँ पर किस विधि से, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि क्या होती है, जो भी आपको बहुपद दिया गया है सबसे पहले तो इस बहुपद को शून्य ज्ञात कर रहे हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए उसको पहले 0 के बराबर रखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं 4x² माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं, 3 पद को हमको 4 पद बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, जो पहला पद और लास्ट का पद है इसको करेंगे गुणा, 4x² गुणा 1 करेंगे तो ये 4x² हो जाएगा। अब इसके करेंगे टुकड़े, टुकड़े इस प्रकार से करेंगे, इसके क्या करेंगे टुकड़े, इसको ऐसे तोड़ेंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने और घटाने पर तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए। इसके जो 2 टुकड़े करेंगे, जो 4x² आया है इसके 2 टुकड़े ऐसे करेंगे कि यदि हम इनको जोड़े और घटाएं तब तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए। जोड़ने और घटाने पर तो कौन सी संख्या आनी चाहिए, बीच वाली। और यदि हम इसको गुणा करें, यदि हम इसको गुणा करें तो ये 4x² आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे देखिए टुकड़े 4x²
एक हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का भी आना चाहिए, माइनस का जो 4x है वो यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे माइनस का 2x माइनस का 2x, माइनस का जो 4x है इसको मैंने लिख दिया माइनस का 2x माइनस का 2x। यदि हम इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पर तो माइनस का 4x ही आएगा, और यदि हम इनको गुणा करेंगे माइनस का 2x माइनस का 2x को, तो वो प्लस का 4x स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार से ये किया जाता है। यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कक्षा 9 जो आपने पढ़ी है वहां से आप जरूर से जरूर इसको देखें। वैसे मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ। फिर क्या करते हैं, दो दो पदों के जोड़े बनाते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है यहाँ पर 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा, यहाँ पर इस 2x का भाग इसमें देंगे तो 2x बच जाएगा, और इस 2x का भाग इस 2x में देंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि जो कोष्टक के अंदर संख्या आ रही है वो सेम बननी चाहिए। तो यहाँ पर एक क्या आ जाएगा, ओनली फॉर एक कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम एक ले लेंगे कॉमन। कॉमन एक लेंगे तो एक का भाग इसमें देंगे तो 2x, इसमें देंगे तो ये आ जाएगा। और इसमें से भी कॉमन लेंगे तो कोष्टक वाला एक बार, दूसरा कोष्टक जो बाहर की संख्या बच गई 2x माइनस 1, इसको ऐसे कैसे, अब ये गुणनखंड हो गए प्राप्त। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे, 2x माइनस 1 की घात 2, क्योंकि ये सेम है तो इस तरीके से गुणनखंड हो जाएंगे 2x माइनस 1 2x माइनस 1। तो आप यहाँ से x का मान भी ज्ञात कर लेंगे, कैसे, x के मान 2 आएंगे, दोनों समान आएंगे। तो यहाँ से देखिए 2x माइनस 1 जो एक गुणनखंड है उसको 0 के बराबर रखो। यहाँ से x का मान निकालने का तरीका यही यही है, 2x माइनस का 1 ये इधर को जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x बराबर 1/2। इस तरीके से शून्य ज्ञात किए जाते हैं। वैसे ये आपकी जो है उसके अंदर आएंगे प्रश्नावली के अंदर। तो मैंने यहाँ पर ही आपको बता दिया बहुपद के शून्य क्या होते हैं, कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। ये 3 विधि मैंने आपको बता दिया, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य सूत्र। अब देखिए यदि आपको गुणनखंड नहीं भी आते हैं तो श्रीधराचार्य सूत्र जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए तो इनको साथ में आप लिखते भी जाइए, और प्रश्नावली एक नहीं देखिए तो उसको जरूर देखिए। आगे मैं दोस्तों आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कौन कौन से उसकी सीरीज भी लेकर आने वाला हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि आगे की वीडियो की जो सूचना है वो आपको मिल जाए। अब यहाँ पर जो है ये विधि में बता देता हूँ किस तरीके से हल करते हैं इनको। द्विघात जो समीकरण होती है, जो द्विघातीय बहुपद होते हैं उनको विधि में बता देता हूँ। वैसे आपके समीकरण नहीं है, लेकिन समीकरण में ही ये जो सूत्र है वो यहाँ पर, क्योंकि शून्य ज्ञात करते हैं तो कुछ समीकरण बनाना होता है, बराबर के अंदर जो 0 रखते हैं वो। तो द्विघात समीकरण जो होती है वो इस टाइप की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसके लिए दोस्तों एक जो सूत्र होता है वो होता है धराचार्य सूत्र, श्री धराचार्य सूत्र बोलते हैं इसको। ये होता है दोस्तों, एक्स का मान हम ज्ञात करेंगे, ये होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a। इस सूत्र के अंदर ऐसा बहुपद आपको दिया गया होगा, उसको समीकरण के बराबर रखेंगे 0 के बराबर, क्योंकि शून्य ज्ञात करेंगे तब आपको ये काम आएगा। तो वहां से देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, तो उस गुणांक को बोलते हैं a। एक्स का गुणांक हो जाएगा b और अचर राशि क्या हो जाएगी c। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए। यहाँ पर हो जाएगा देखिए a b c क्या हो जाएंगे, a तो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, b क्या है यहाँ पर x का गुणांक, और c क्या है यहाँ पर अचर पद। कौन सा पद है, अचर संख्या अचर पद है। तो आपको समझ में आ गया होगा अचर पद, अचर राशि, चर राशि मैंने ऑलरेडी जो है बता दी है। ये हो जाएगा श्री धराचार्य सूत्र, मैंने यहाँ पर बता दिया है। एक विधि और होती है दोस्तों इसकी, पूर्ण वर्ग विधि। वैसे आपको ये 9वीं कक्षा में बता दिया होगा पूर्ण वर्ग विधि। अब ये पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है ये आप 9वीं कक्षा के अंदर पढ़ लेना। पूर्ण वर्ग विधि ऐसी होती है, जो भी आपको बहुपद दिया गया है उसके जो x का गुणांक होता है, जो x का गुणांक होता है चर राशि का, उस गुणांक का आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं और घटाते हैं, तब जाके हम जो है वहां पर पूर्ण वर्ग उसको बना पाते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि ये आप पढ़ लेना, स्वयं पढ़ना है आपको 9वीं कक्षा में। और एक होता है गुणनखंडन विधि, गुणनखंड जो मैंने किए थे अभी, ये विधि आप जरूर पढ़े कक्षा 9 में से, क्योंकि हमारे चैप्टर के अंदर डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आपको सोल्व करना यहाँ पर बताया गया है। तो किस प्रकार से करेंगे वो हम गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि या धराचार्य सूत्र किसी भी माध्यम से जो है कर लेंगे। अब यहाँ पर बहुपद के शून्यक हो गए हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए
जो द्विघात बहुपद है, द्विघात जो बहुपद होता है कैसा होता है आपने देखा होगा। यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक चीज है, नोट के रूप में आपको बता रहा हूं। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय जो बहुपद होता है, द्विघातीय बहुपद होता है दोस्तों इस रूप का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर बराबर में यदि जीरो लगा देंगे या बराबर का चिन्ह लगा के कोई भी संख्या लिख देंगे तो वो समीकरण बन जाता है। समीकरण में आपको ध्यान रखना बराबर, बराबर का जो निशान है वो आपको दिखाई देगा, तो वो द्विघातीय समीकरण यहाँ पर बन जाएगा यदि हम यहाँ पर जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पर जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये बहुपद है। अब इस बहुपद, ये जो बहुपद है, ये द्विघातीय जो बहुपद होता है वो परवलय का काम कर रहा है। मतलब यदि हम इसको y के बराबर मान लें, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, x तो आपको ऑलरेडी दिया गया है, y हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आपने कार्तीय निर्देशांक पढ़े होंगे। मतलब ये होता है एक्स एक्स और ये कौन कौन सा होता है, वाई एक्स होता है। तो यहाँ पर x तो ऑलरेडी दिया गया था तो हमने यहाँ पर इसको y के बराबर मान लिया है। अब जो ये आपको दिया गया है ये परवलय होता है। ये क्या होता है दोस्तों, परवलय। क्या होता है, परवलय होता है। अर्थात द्विघातीय जो बहुपद होता है वो परवलय का काम कर रहा है। यहाँ पर किसका काम कर रहा है, परवलय का काम कर रहा है। और जो परवलय बनेगा, परवलय बनेगा वो यहाँ पर दो प्रकार से बनेगा। ये ए पे डिपेंड करेगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है इस पे डिपेंड करेगा। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो यदि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब एक से बड़ा है, जीरो तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि यदि ए का गुणांक जीरो हो जाएगा तो ये द्विघातीय बहुपद ही नहीं बनेगा। यदि एक से बड़ा है या फिर एक से छोटा है तो दो तरीके से बनेंगे। यदि ए का मान एक से बड़ा है तो परवलय ऊपर की साइड बनेगा। मतलब जो परवलय बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ऊपर की साइड, इस तरीके से। ये एक्स एक्स हो गया और ये वाई एक्स हो गया। और यदि यदि एक से छोटा है तो वो नीचे की साइड बनेगा, इस तरीके से। परवलय का जो चित्र होता है, परवलय यू आकार का बनता है। परवलय जो बनता है वो यू आकार का बनता है, अर्थात इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, इस तरीके से मान लीजिए कोई भी लिख दिया मैंने ये, तो इस तरीके से जो परवलय होता है वो यू आकार का होता है। परवलय जो होता है आकार कैसा होता है इसका, यू के आकार का, चाहे वो उल्टा यू हो या फिर वो सीधा यू हो, इस तरीके से यू आकार का क्या होता है, ये बहुपद होता है। तो द्विघातीय जो बहुपद होता है एक तरीके से परवलय का होता है। कैसा होता है, परवलय का होता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने शून्यक आपको बता दिए हैं, तो बिल्कुल सरल तरीके से मैं एक साथ यहाँ पर शून्यक जो है लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए जो भी बहुपद होंगे उनके शून्यक देखेंगे और शून्यक और गुणांकों में कुछ संबंध भी होगा। तो यहाँ पर देखिए एक साइड तो मैं बहुपद लिख देता हूँ। तो पहले नंबर का जो बहुपद है उसका नाम है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मैंने शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, एक सारणी से सारा काम हो जाएगा। रैखिक बहुपद आपने देख लिया, उसके बाद में है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद देख लिया, उसके बाद में हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद अब ये होते कैसे कैसे हैं, इनके जो व्यापक रूप है वो मैं बता देता हूं। देखिए देखिए इसका व्यापक रूप, व्यापक रूप रैखिक बहुपद का जो होता है वो होता है इस तरीके से, ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी रूप का जो बहुपद है वो रैखिक बहुपद होता है। प्लस हो या फिर माइनस हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो मैं आपको जनरली एक ही चिन्ह बता रहा हूँ, जैसे प्लस प्लस के लिए लेता हूँ। द्विघातीय बहुपद होता है वो इस तरीके से होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर एक घात है तो एक घात के बाद में जीरो घात को तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो पहले दो घात फिर एक घात फिर ये, तो ये द्विघातीय बहुपद हो गया। त्रिघातीय बहुपद होता है वो होता है इस तरीके से, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या हो जाएगा, व्यापक रूप हो जाएगा। व्यापक रूप हो गया तो इनके जो शून्यक आएंगे, एक्स के जो मान आएंगे वो शून्यक में बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए वो शून्यक किस प्रकार से आएंगे। तो शून्यक मान लेते हैं, इसका शून्यक तो डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए
इसका शून्यक तो डायरेक्ट आ जाएगा, इसको हम जैसे 0 के बराबर रखेंगे तो इसका शून्यक डायरेक्ट आपको याद करना है माइनस का b बटे a। इसको हम बराबर में 0 रखेंगे तो माइनस का b बटे a इसका शून्यक आ जाएगा। इसके शून्यक क्या आ जाएंगे, मान लेते हैं, इसके शून्यक हम मान लेते हैं, इसके शून्यक हम x के जो मान है, मान लीजिए कोई भी मान आ गए a और b, मान लीजिए जो शून्यक आएंगे इसके a और b मान लेते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। उन शून्यकों को किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए ये तो गुणांक हो गए, शून्यक और गुणांकों में कुछ संबंध होगा वो मैं यहाँ पर बताऊंगा। देखिए इसको हल करेंगे तो इसको मान लीजिए इसके गुणनखंड, पहले तो गुणनखंड निकालेंगे x माइनस का एल्फा, x माइनस का बीटा, ये इसके गुणनखंड आ गए। तो इसके शून्यक कैसे बनेंगे, x बराबर एल्फा और बीटा। x के दो मान आएंगे, यहाँ से 0 के बराबर रखेंगे जब, तो x बराबर एल्फा और बीटा हम इसके शून्यक मान लेते हैं। इसके शून्यक 3 बनेंगे, जितनी घात होगी चर राशि की उतने ही शून्यक हमको प्राप्त होंगे। यहाँ पर चर राशि की घात 1 थी तो केवल और केवल 1 शून्यक प्राप्त हुआ है, ये हमने माना है यहाँ पर, है ना। संख्या कोई भी आ सकती है। यहाँ पर देखिए 3 तरीके से बनेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे x माइनस का एल्फा, x माइनस का बीटा और x माइनस का गामा। ये शून्यक है, ये एल्फा नाम याद कर लेना इनका, ये एल्फा, ये बीटा, एल्फा बीटा। यदि आपको याद ना रहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं समझने के लिए। इसको एल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, और ये वाई का सा आकार का है, बहुत बार ये इस प्रकार से बना हुआ मिलेगा आपकी बुक के अंदर, आर का सा, थोड़ा सा ये थोड़ा ऊपर रहेगा ये इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं गामा। क्या बोलते हैं इसको, गामा। इसको बोलते हैं एल्फा, एल्फा। और इसको जो बोलते हैं, ये थोड़ा सा डंडा नीचे है तो इसको बोलते हैं बीटा। एल्फा बीटा गामा, इनको आप याद कर लेना। तो देखिए इस तरीके से 3 गुणनखंड प्राप्त होंगे, इसके 2 गुणनखंड प्राप्त होंगे। जब हम इनको 0 के बराबर रखेंगे तब x का मान, पहले गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे तो ये आ जाएगा एल्फा, दूसरे में से आ जाएगा बीटा, और तीसरे में से क्या आ जाएगा, गामा। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके शून्यक हो जाएंगे, x के जो मान होंगे वो शून्यक हो जाएंगे। अब इनमें कुछ संबंध भी होता है, तो इसमें तो कोई ज्यादा गुणांक है नहीं, तो इसमें तो क्या संबंध होगा, इन दोनों में जो है शून्यक और गुणांकों में कुछ संबंध होते हैं। यहां पर मैं एक साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। शून्यकों व गुणांकों में संबंध, शून्यकों व यहां पर गुणांकों में संबंध देखेंगे। शून्यकों और गुणांकों में संबंध कैसा होगा, देखिए जो द्विघात बहुपद है ये आ गए यहाँ पर शून्यक, ये क्या है, शून्यक, शून्यक है। यहाँ पर गुणांक कितने हैं, ये ए बी सी, गुणांक क्या है, ए बी सी। तो ए बी सी और अल्फा बीटा में संबंध क्या होगा, उन संबंध से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा आपके चैप्टर में। तो सबसे पहले दो, यहाँ पर दो होते हैं इसके संबंध। एक तो हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, यदि हम इन जो यहाँ पर मान आए हैं दो शून्यक अल्फा और बीटा, यदि हम इनको जोड़ेंगे, यदि हम इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर डायरेक्ट उत्तर क्या आना चाहिए, तो वो गुणांक हो जाएंगे बी और ए। तो पहला हो जाएगा माइनस का बी बटे ए, क्या हो जाएगा, माइनस का बी बटे ए। अब यदि हम इन दोनों को गुणा करेंगे, यदि हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आ जाएगा, सी बटे ए। तो ये तो शून्यक हो गए, ये हो गए गुणांक। तो शून्यक और गुणांकों में ये दो संबंध होता है द्विघात में, दो होते हैं। ये तो हो गया योग का सूत्र, शून्यकों का योग, और ये क्या हो गया, शून्यकों का गुणा। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा, ये हो गया। ये तो हो गया द्विघात के लिए। त्रिघात बहुपद के लिए क्या होगा, त्रिघात बहुपद के लिए क्या होगा, तीन संबंध बनेंगे। एक तो शून्यकों का हो जाएगा योग, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये तो क्या हो गया, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणा, गुणा भी दो प्रकार से होगा। यहाँ पर 3 है तो दो दो का गुणा करेंगे, एक बार तीनों को गुणा कर देंगे, तो दो दो का गुणा करेंगे। देख दे, पहले मैंने मान लीजिए एल्फा और बीटा का गुणा किया, फिर हम क्या करेंगे, बीटा और गामा को गुणा करेंगे, प्लस बीटा गामा प्लस एल्फा गामा, इन दोनों को। तो यहाँ पर होता है गामा एल्फा या एल्फा गामा, कुछ भी कर सकते हैं। दो दो का गुणा कर लिया,
अब हम इन तीनों को गुणा करेंगे, अल्फा बीटा और गामा हमने गुणा कर दिया है। इनके बीच में डॉट लगाओ, ये गुणा का निशान है, या फिर आप मत लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इनका सूत्र क्या बनेगा, संबंध क्या बनेगा इन गुणांकों से, जो ए बी सी डी है, यहाँ पर 4 गुणांक है, देखिए एक गुणांक हो गए 2, ये ए बी सी तीनों गुणांक हो गए, एक है अचर, ये 4 पद हो गए। यहाँ पर देखिए यदि हम इनको जोड़ेंगे, अल्फा बीटा गामा को जोड़ेंगे, तो ये हमेशा इस तरीके से आएगा, माइनस का बी बटे ए। सबसे पहले आपको माइनस याद करने का तरीका बताऊंगा, सबसे पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, नीचे हमेशा ए आएगा, पहले बी से चालू होगा फिर सी फिर डी, ये हो जाएगा सी बटे ए, यहाँ पर माइनस था यहाँ पर प्लस आएगा, और ये हो जाएगा डी बटे ए, लेकिन ये आएगा माइनस का बी बटे ए, सी बटे ए और माइनस का डी बटे ए, ये संबंध हो जाएगा इसके लिए। तो इनको आप उतार लीजिए ध्यानपूर्वक, ये सूत्र आपके यहाँ पर चैप्टर के अंदर काम आने वाले हैं, इनसे ही जो है आप सवाल हल कर पाओगे। तो यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए एक बार मैं देख लेता हूँ फ्रेम के अंदर कि साफ साफ यहाँ पर पूरा बोर्ड यहाँ पर कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से ये शून्यक और गुणांकों के अंदर संबंध जो है मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, सही दिख रहा है, कोई यहाँ पर कट भी नहीं रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने जो स्कूल के जो यहाँ पर विद्यार्थी हैं उनको इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि विद्यार्थी को पता चल सके। बिल्कुल सरल भाषा के अंदर मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं, यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमको समझ में आ रहा है। इसको दोस्तों अपने मित्रों के पास भी शेयर करें, ताकि बिल्कुल फ्री के अंदर, बहुत सारे विद्यार्थी ट्यूशन करते हैं मैथ का, जबकि ट्यूशन नहीं करना चाहिए। यूट्यूब पे फ्री क्लासेज ऑलरेडी अवेलेबल है, अब इन वीडियो को देखकर जो है आराम से जो है अपना जो मैथ है बड़ा अच्छा कर सकते हैं। तो ये मैंने बहुपद बता दिए, देखिए रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब हो गया वो एक घात वाला, ये एक घात हो गई, ये द्विघात हो गई, ये तीन घात हो गई। शून्य के कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया है, इस प्रकार से निकालते हैं एक्स के मान, और इनमें संबंध क्या होता है ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब एक चीज रह गई थोड़ी सी, वो चीज मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से हम, क्योंकि 2.1 के अंदर आपके कुछ ग्राफ दिए गए हैं, उन ग्राफ से जो है शून्यकों का पता कैसे लगाएंगे। आपको समीकरण देगा तो समीकरण से तो आप पता लगा लेंगे इस प्रकार से हल करके, लेकिन यदि आपको चित्र दे दिया जाए तो चित्र को देखकर कैसे बताएंगे कि जो शून्यक है वो कितने हैं। तो वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, देखिए चित्र को देख के बड़ी आसानी से जो है आप शून्यकों को ज्ञात कर सकते हो। देखिए चित्र को देख के किस प्रकार से हम शून्य ज्ञात करेंगे, उसकी आसान जो ट्रिक है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से जो है शून्य ज्ञात करेंगे। तो एक नोट में यहाँ पर आपको लिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए कोई n घात का बहुपद है, घात कितनी भी हो सकती है, 4 5 6 15 करोड़ 2 करोड़, कितनी भी घात हो, तो हम मान लेते हैं n घात का बहुपद है। n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 करोड़ लो, 2 करोड़ लो, 5 10 15 20, कितनी भी घात हो, कितनी भी घात का बहुपद हो, तो हम उसको मान लेते हैं n घात मान लेते हैं। माना कि n घात का जो बहुपद है, जो बहुपद होता है उसको किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, बहुपद की इंग्लिश होती है ये पॉलिनोमियल होती है, तो p से व्यक्त करते हैं, और यदि चरराशि x है तो उसको px बोल देंगे। बहुपद को कैसे व्यक्त करते हैं, बहुपद को व्यक्त करते हैं जैसे ये p हो गया, और चरराशि यदि x है तो x, तो बहुपद को व्यक्त कैसे करते हैं, px qx gx, इस प्रकार से हमने पढ़ी होगी। यदि x का चरराशि x है तो यहाँ पर x लगा देंगे, y है तो y लगा देंगे। तो मान लेते हैं कि माना n घात का बहुपद, n घात का बहुपद वो हम मान लेते हैं px है। x मैं इसलिए ले रहा हूं यहाँ पर चरराशि, क्योंकि जो हम वो बनाते हैं आरेख बनाते हैं उसमें x अक्ष और y अक्ष होता है, तो इसलिए ज्यादातर जो आपने देखा होगा जो भी मानते हैं वो x और y ही मानते हैं ज्यादातर, क्योंकि जो अक्ष होते हैं हमारे x अक्ष y अक्ष z अक्ष होते हैं, तो x y z में से ही माना जाता है। तो हम हमारे यहाँ पर 3D है नहीं, आपके x अक्ष और y अक्ष वाली प्रश्नावली है, तो हम यहाँ पर x इसलिए मानते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप मान तो कुछ भी सकते हो, तो यहाँ पर माना n घात का बहुपद px है, हमने मान लिया है n घात का बहुपद कोई भी हो सकता है, px हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक नोट में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यदि px का बहुपद है तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, माना n घात का बहुपद px है, तो जो वक्र दिया गया है, जो वक्र दिया गया है, जो वक्र दिया गया है वो
यहाँ पर एक्स है, एक्स दिया गया है ना, तो यहाँ पर एक्स अक्ष लिखेंगे, और यदि वाई होता तो यहाँ पर वाई अक्ष लिखेंगे, ध्यान रखना। जो वक्र दिया गया है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, कितने बिंदुओं पर काट रहा है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। नहीं तो काटने को बोलते हैं प्रतिच्छेदित करना। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदित करना। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको शब्द समझ में नहीं आते, इसलिए उनको मैथ बोरिंग लगती है, लेकिन बिल्कुल सरल शब्द मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, उन बिंदुओं की संख्या शून्यकों की संख्या कहलाती है। काट रहा है वो ही, जितने बिंदु पर काटेगा वो ही क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। वो ही क्या हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या होगी। वो ही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। अब आपको पता कैसे चलेगा? अब देखिए, मैं चित्र आपको बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। ये चित्र ई एक्स का मतलब होता है एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, मात्र 3 एग्जाम्पल बताऊंगा। बाकी 2.1 प्रश्नावली आप घर पे भी हल करना। कोई 6-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिए गए होंगे, बड़ी आसानी से आप उनको निकाल लेंगे। देखिए मान लीजिए कोई चित्र बना रहा हूं मैं यहाँ पर समझाने के लिए। ये तो हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, तो इनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पता है जो आडी लाइन होती है वो एक्स अक्ष वाली होती है, और जो खड़ी होती है वो वाई अक्ष वाली होती है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ इस प्रकार से। अब यहाँ पर कोई ग्राफ दे दिया, देखिए ये ग्राफ दे दिया, एक मान लीजिए ये ग्राफ दे दिया, और एक मान लीजिए ये ग्राफ दे दिया। 3 ग्राफ मैंने मेरी मर्जी से बना दिए हैं, ये 3 ग्राफ है। अब एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है वो देखना है। ये जो आपको ये बहुपद दिए गए हैं पी एक्स है, पी एक्स के रूप के हैं बहुपद, जो है पी एक्स के रूप में दिए गए हैं, ध्यान रखना ना। अब यहाँ पर ये एक्स अक्ष से कितने बिंदुओं पर काट रहा है, ये वक्र, ये जो वक्र जा रहा है, ये वक्र जा रहा है, ये आपने देख लिया होगा यहाँ पर, यहाँ से ये वक्र जा रहा है, ये कितने बिंदुओं पर काट रहा है। यहाँ पर ये जो लाइन आपको सरल रेखा दी हुई है, ये कितने बिंदुओं पर काट रही है वो देखिए। ये काट रही है दोस्तों यहाँ पर एक बिंदु, एक्स एक्स वाली लाइन देखिए, ये जो लाइन है एक बिंदु पर, दूसरे बिंदु पर और 3 बिंदु पर। आपको दिख रहा है यहाँ पर, समझ में आ रहा होगा। एक्स अक्ष को ये जो वक्र दिया गया है, ये जो चित्र दिया गया है, आलेख दिया गया है, ये एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है, एक बिंदु पे, 2 बिंदु पे और 3 बिंदु पे। तो यहाँ पर इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लिख देता हूं मैं शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और इसी सिद्ध में इसकी आंसर लिख देता हूँ। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इस बॉक्स में भरेंगे। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इस बॉक्स में लिखेंगे और इस बॉक्स में लिखेंगे समझाने के लिए। तो यहाँ पर कितने बिंदु पर काट रहा था, 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। कितनी हो जाएगी, 3। इस प्रकार से ये है, यहाँ पर कितने बिंदु पर काट रहा है, एक्स एक्स को एक बिंदु पे, और दूसरा कहाँ पर है, ये मत कर लेना, ये वक्र देखना है अपन को। ये वक्र देखिए एक बिंदु पे, दूसरे बिंदु पे एक्स एक्स को काट रहा है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2। अब यहाँ पर देखिए ये जो वक्र लाइन आपको दी हुई है, ये तो वाई एक्स है, इसको मत गिनना। ये एक्स एक्स वाली लाइन जो है ना, इसको देखना है। तो यहाँ पर कितने बिंदु पर काट रहा है, ओनली फॉर एक बिंदु पे काट रहा है। ये जो लाइन है एक्स एक्स को एक बिंदु पे काट रही है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। समझ में आ गई। 2.1 प्रश्नावली बिल्कुल सरल है। वैसे मैं भी करवाऊंगा, लेकिन आप एक बार घर पर जरूर ट्राई करें। और ये वीडियो कैसे लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें, और लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें किस प्रकार से ये आपको समझ में आया है या नहीं आया। कमेंट करके हमको जरूर बताएं, ताकि हमको पता चल सके कि विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है इनके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और प्रश्नावली 1 यदि आपने नहीं देखी, इसको जरूर देखना, बड़ी आसान तरीके से मैंने वो कवर करी है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।